Hello students, welcome to the Devachan International School online classes yearly assessment bridge course. My name is Vishnu Badal. I am your social science educator, and here we are going to solve the reasons. In previous video we have already completed the 1 to 7 reasons, and here we are going to start from question number 8 or reason number 8. So without wasting time, let's start our video. The independent and impartial judiciary is foundation of the democracy. Now second important रीज़न है ये, जो पहले डेमोक्रेसी के बारे में आ चुका है कि दिस वोटर और वोटिंग एंड इलेक्शन इट इज़ द वेरी important part for the democracy और लाइफलाइन ऑफ द डेमोक्रेसी. सिमिलरली यहाँ पर इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, इम्पार्शियल जो किसी के साथ में पक्षपात ना करे, किसी की साइड ना ले, जो चीज़ सही है उसको सही बोले, जो गलत है उसे गलत बोले, उसे इम्पार्शियल बोलते हैं. सो इस तरह की जुडिशरी मतलब हमारा न्यायतंत्र जुडिशरी सिस्टम इस तरह का है कि वो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है, इसलिए ये डेमोक्रेसी का बहुत ही मजबूत फाउंडेशन बनाता है. तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा है कि जुडिशरी इम्पार्शियल है और इंडिपेंडेंट है, और क्या ये बात सच है? तो उसका रीज़न यहाँ पर ये होता है कि डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. सो डेमोक्रेसी की ये डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी उसे कहेंगे कि ऐसा एरिया या ऐसी लैंड या ऐसी कंट्री जो इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि ये पूरा देश लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, लोगों के लिए बनाया जाएगा और लोगों द्वारा ही चलाया जाएगा. सो इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ट्रूली फॉलोज दिस प्रिंसिपल. इसको फॉलो करता है इंडिया. द फुल्ली अबाइड बाय दिस प्रिंसिपल मीन्स हम लोग जो हैं पूरी तरह से इस प्रिंसिपल से जुड़े हुए हैं, इसको नहीं तोड़ सकते. ये लोगों का ही राज है हमारे कंट्री में, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर अकेला पावरफुल नहीं बन सकता. सो इंडिया गैव फुल अथॉरिटी टू द जुडिशरी टू गिव जस्टिस टू द पीपल एज पर द जुडिशियल लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इस वजह से इंडिया ने ये जुडिशरी सिस्टम को, कि जो 3 पिलर्स है ऑर्गन्स हैं इंडिया के, जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी है, तो जुडिशरी ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है. और इसको ये पावर है कि ये जुडिशियल लॉ जो कानून बनाए गए हैं न्यायतंत्र के लिए एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे गए हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपना जस्टिस न्याय दे सकते हैं लोगों को. लोगों के अंदर अगर डिस्प्यूट होते हैं, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है, क्रिमिनल केसेस बनते हैं, लैंड कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, मैरिज कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, तो इन सब को जस्टिफाई करने का काम जो होता है वो हमारी जुडिशरी सिस्टम करती है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड प्रूफ एंड अकॉर्डिंग टू द जुडिशियल लॉ. अपनी मर्जी से कोई भी जो जज होता है वो रिजल्ट नहीं दे सकता, कंक्लूजन नहीं दे सकता या वर्डिक्ट नहीं सुना सकता. सो उसे जुडिशियल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है. नाइदर द लेजिस्लेटिव नॉर द एग्जीक्यूटिव कैन इंटरफियर इन द मैटर ऑफ जुडिशरी. जैसा मैंने बताया 3 पिलर होते हैं, 3 पिलर में से ये जो 2 पिलर हैं लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये लोग के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो जुडिशरी के दिए हुए फैसलों के ऊपर इंटरफियर कर सकें. और अभी आपने अगर लेटेस्ट में देखा हो तो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस कोरोना क्राइसिस के अंदर भी गवर्नमेंट जिस तरह से फेल हुई है और लोगों की जानें गई हैं और लोगों की लाशें गंगा में तैर रही हैं, रिवर्स में तैर रही हैं, लोगों के जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं है. तो इन चीज़ों को देख कर और लोग जो सड़कों पर मर रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये सिचुएशन देख करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपनी गवर्नमेंट्स को इस तरह से फटकार लगाई है और हर बात में उन्हें टोक रहे हैं, आपने ये काम सही नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया, आपने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाए, आप ऑक्सीजन के प्लांट नहीं बना पाए, लोगों को आप ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हो, मेडिसिन जो ब्लैक मार्केट में बिक रही हैं. तो ये बहुत ही गलत बात है. ये आप करप्शन को प्रमोट करो और आपकी काबिलियत नहीं है कि आप इस चीज़ को हैंडल कर सको. आप लोग कर क्या रहे हो गवर्नमेंट में? सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से फटकार लगाई है उनको और उन्हें जल्द से जल्द काम करने के लिए बोला गया है. तो जब सुप्रीम कोर्ट बीच में कूदती है या कोर्ट बीच में कूदती है तो उससे गवर्नमेंट की बहुत किरकिरी, बहुत बेइज्जती होती है. और तब गवर्नमेंट भी थोड़ी एक्टिव होती है कि अब तो हमारे ऊपर हमारा जो तरह से एक बॉस है उसने उंगली उठा दी है. अभी तक तो वो चुप था, लेकिन अब हमारे ऊपर डायरेक्टली वही बात कर रहा है. सो तब गवर्नमेंट फिर एक्शन में आती है और अपना काम को इम्प्रूव करने की ट्राई करती है. इसलिए जुडिशरी जो होती है ये बैलेंस करती है जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स को. और इसलिए हम डेमोक्रेसी को एंजॉय कर पाते हैं इस हमारी कंट्री के अंदर,
बिकॉज जुडिशरी जो है वो हमें बचाती है, हमारे लिए हेल्प के लिए है। हमें किसी भी तरह की बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्लिक्ट में हम फंसे हों, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो या पर्सनल हो, हम कोर्ट में जा कर के अपील कर सकते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे इंसाफ दो, और आपको उसके लिए आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स शो करने पड़ते हैं। Hence, it is said that the independent and impartial judiciary is foundation of the democracy. Then, 9th question is, the institution of the local self-governance are the training schools. ऐसे इंस्टीट्यूशन जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस मतलब अपने आप खुद की गवर्नेंस खुद के पावर से चलते हैं, आर द ट्रेनिंग स्कूल, ये ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, एंड लेबोरेटरी हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट इन द डेमोक्रेसी। मीन्स इंडिया के अंदर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी बॉडीज़ हैं जो अपने आप को खुद गवर्न करती हैं, अपने आप को खुद चलाती हैं, उनके खुद के लॉज होते हैं, और उसमें ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो ये जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पर हमें डेमोक्रेसी सिखाई जाती है कि कोई डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि किस तरह से हम लोगों द्वारा एक इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एक बड़े इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। सो एडवांटेज ऑफ द सेल्फ रूलर गवर्नेंस, क्या फ़ायदे हैं इसके वो पहले देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से ये ट्रेनिंग स्कूल है। सो द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड ट्रेनिंग टू पीपल ऑन वे टू कंडक्ट इलेक्शन। ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो होते हैं लोगों को इस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं कि ये लोग इलेक्शन को कर सकें, वोटिंग कर सकें, अपनी ड्यूटीज़ को निभा सकें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकें, एडमिनिस्ट्रेशन को के काम को पूरा कर सकें, एंड रूलिंग एंड अपोजिंग पार्टीज़। सो रूलिंग और अपोजिंग पार्टीज़ को भी कंडक्ट कर सकें। इस तरह के ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो होते हैं इंस्टीट्यूट, वो इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं लोगों को कि आपको किस तरह से इलेक्शन करना है, वोटिंग करनी है, अपनी ड्यूटीज़ निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज को देखना है, और रूलिंग पार्टी और अपोजिंग पार्टी को भी ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह से फंक्शन कर रही हैं। सॉरी। अंडर दिस सिस्टम द रीजन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। तो इस तरह के सिस्टम में उस इलाके को, उस बॉडी को, वहाँ के लोगों को एक चांस मिलता है कि वो अपने आप को खुद डेवलप कर सकें, अपने आप को खुद जज कर सकें। सिंस द डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर टेक प्लेस फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, और क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल लोअर लेवल से, स्टार्टिंग पॉइंट से ही विकास और अच्छाई के बारे में, भलाई के बारे में सोचा जाता है और शुरुआत की जाती है। सो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द अपर लेवल ऑफ गवर्नेंस। तो ये नीचे के लेवल से ऊपर का लेवल जो गवर्नेंस का लेवल है, गवर्नमेंट का लेवल है, जिससे पूरी कंट्री को कंट्रोल किया जाता है, संभाला जाता है, वहाँ तक इस मेथड्स को, इस अच्छाई वाली फीलिंग को, इस विकास वाले माइंड सेट को अपर लेवल तक गवर्नेंस के ले जाया जा सकता है। दिस हेल्प्स इन फिलिंग द गैप्स एंड इम्प्रूविंग द सिस्टम ऑफ एंटायर नेशन। और ये इस तरह की जो टेक्निक्स, मेथड्स एंड प्रैक्टिस हैं, ये हमारा जो पूरा देश का एंटायर सिस्टम है, उस सिस्टम में जो गैप्स हैं, कमियां रह गई हैं, उनको पूरा करने में हेल्प करता है। एज ए रिजल्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ द लोकल गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस आर नोन एज द ट्रेनिंग स्कूल। इसलिए ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो होते हैं एक ट्रेनिंग स्कूल या लेबोरेटरी की तरह माने जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस को, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा देते हैं और उनको ज़्यादा शार्प एंड स्किल एंड वर्स बनाते हैं। Then question number 10 is the state legislative assembly is the representative of the people's desire। तो जो राज्यों में लॉ मेकिंग की असेंबलीज है, जो हमने देखा था, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, टू असेंबलीज, टू हाउसेस होते हैं एक स्टेट के अंदर, विधानसभा, विधान परिषद। तो इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स डिज़ायर, ये लोगों की इच्छाओं के रिप्रेजेंटेटिव हैं कि लोग क्या चाहते हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। क्योंकि स्टेट लेवल के भी इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पे भी जो लोग जीतते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं और वहाँ पे लॉ मेकिंग करते हैं। तो क्योंकि ये लोगों से जीत करके गए हैं, लोकल एरिया, स्टेट के लोकल एरिया से जीत करके गए हैं, तो ये अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने लोगों की इच्छाओं को, उनको प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो द पॉलिसीज़ ऑफ द स्टेट्स आर द बेस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड स्टेट। स्टेट द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ जो होती हैं वो लोगों की भलाई के लिए होती हैं। द फ्रेम द पॉलिसीज़ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स टेक प्लेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। और ये भी जो भी पॉलिसी बनाई जाती हैं, ये जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं, उनके द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है, उनके द्वारा ग्राउंड लेवल पर लाई जाती है।
The administrative executive consists of the expert and professionally efficient and experienced people servant in the field of the foreign relation, defense, security forces, international trade and commerce, nuclear energy, production, distribution, banking, insurance, foreign exchange, etc. ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं ये एक्सपर्ट प्रोफेशनल लोग होते हैं जो काफ़ी काबिल होते हैं, उनके द्वारा चलाई जाती हैं और ये सारे उनके फील्ड हैं। दीज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स आर इन कॉन्स्टेंट टच विद द पीपल ऑफ द स्टेट। और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, ये लगातार लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं जिससे उन्हें लोगों की प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस के बारे में पता चलता रहे। दे अंडरस्टैंड द कल्चर, वो कल्चर को समझते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है उसे समझते हैं। सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, मीन्स समाज की सामाजिक कंडीशन, और इकोनॉमिकल मीन्स पैसे से रिलेटेड जो कंडीशन है वो, उन दोनों कंडीशन को समझते हैं। रिलीजियस पैटर्न को भी समझते हैं स्टेट की, उसके हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। बेस्ड ऑन द डीप अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, उनके इस ज़बरदस्त नॉलेज के वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हैं और उनके एसोसिएट्स हैं विद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्स पॉलिसीज़ दैट फुलफिल्स द डिज़ायर ऑफ द पीपल एंड वेलफेयर। इसलिए ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के एग्जीक्यूटिव्स है उनके द्वारा किए जाने वाला एक काम, उनके द्वारा जो इम्प्लीमेंटेशन होता है पॉलिसीज़ का वो एक्चुअली लोगों के वेलफेयर के लिए होता है, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लोगों की डिज़ायर की रिप्रेजेंटेटिव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द गवर्नर प्लेज अ की रोल बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। अब ये जो गवर्नर होता है ये हमारा सेंटर मीन्स यूनियन जो दिल्ली से वर्क करता है, फंक्शन करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनके बीच की जो कड़ी है, लिंक है, वो हमारा गवर्नर होता है। सो वो क्यों है उसे हमें देखना है। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि गवर्नर जो होता है वो सबसे हायर पोस्ट पर होता है एक स्टेट लेवल पर। स्टेट का जो हेड होता है एक तरह से चीफ मिनिस्टर होता है, जिसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं, चीफ मिनिस्टर सीएम। और वो जो पावर का यूज़ करता है और स्टेट को चलाता है, वो सारी पावर जो होती है वो गवर्नर के अंदर होती है, लेकिन गवर्नर उन पावर्स को यूज़ नहीं करता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि गवर्नर के अंदर जो जितनी पावर है उन सबका एग्जीक्यूशन, सबका यूज़ जो होगा वो सीएम करेगा। सिमिलरली पीएम के लिए होता है, पीएम जो होता है वो प्रेसिडेंट सबसे सुप्रीम होता है एग्जीक्यूटिव्स में, और प्रेसिडेंट की जो पावर होती है वो सारी पावर पीएम यूज़ करता है और देश को चलाता है। सो जिस तरह से पीएम के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही स्टेट में सीएम के ऊपर गवर्नर होता है। सो गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से एक फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट होता है। एक हेड का फॉर्मल स्टेट है, मतलब कानूनी तौर पर मुखिया है हमारे पूरे स्टेट का गवर्नर। और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द गवर्नर विद एन एम दैट द गवर्नर विल वर्क फॉर द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हर तरह के सबसे अच्छे तरीक़ों से लोगों की भलाई के बारे में काम करे, ऐसा गवर्नर जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उसे, जो लोगों के भलों के लिए काम करना चाहिए, ऐसा सिलेक्ट किया जाता है। देन गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एज वेल एज द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। फिर इलेक्शन के बाद में जब ये स्टेट के लीडर्स जो होते हैं वो जीत जाते हैं तो उनको अपॉइंट करने का जो काम होता है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना, उसे शपथ दिलाना और उनके मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है, ये काम जो है गवर्नर करता है, जैसे कि प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को करता है। ही ऑल्सो अपॉइंट द एडवोकेट जनरल, द चेयरमैन, द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इन सब के हेड्स जो होते हैं उन सबको भी अपॉइंट गवर्नर ही करता है। ये एक डिफरेंट बॉडीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं हमारे देश की। सो उनको भी अपॉइंट करने का काम गवर्नर करता है एक स्टेट के अंदर। ऑल ऑफ देम अपॉइंटेड पीपल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। और ये सारे अपॉइंट किए हुए लोग जो होते हैं राज्य की भलाई के लिए काम करते हैं। ऑल्दो दिस पीपल्स वर्क फॉर द स्टेट, दे आर हेल्पिंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोग्रेसिव नेशन। और ये भले ये लोग स्टेट के लिए काम करते हो, लेकिन अल्टीमेटली ये लोग हमारे देश के विकास के लिए ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो 28 स्टेट्स का यूनियन है। द सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट एंड एलिजिबल कैबिनेट लीड्स द नेशन टूवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी। सो एक अच्छी और एक लायक काबिल कैबिनेट अगर बनाई जाती है, मीन्स ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एंड पावरफुल पीपल दोज हु हैव अथॉरिटी टू फंक्शन एंड रूल ओवर द स्टेट,
तो ये अगर अच्छे लोग होते हैं तो जो स्टेट होता है, नेशन होता है, उसको वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाते हैं, समृद्धि की तरफ ले जाते हैं. सो द गवर्नर forms an important part on the chain between the center and the state, hence play a key role between them. Then question number 12 is coming, that is Lok Sabha is a key public organization of the nation. जो लोक सभा है हमारी, टू अपर हाउस मीन्स at center in Delhi, in center there are two houses, one is upper house, one is lower house. So lower house is लोक सभा. अब ये लोक सभा जो होती है वो एक की पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पब्लिक के द्वारा बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है इस देश की. तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लोकसभा में जो भी मेंबर जाते हैं वो सारे के सारे इलेक्टेड होते हैं, वोटिंग के थ्रू, इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरते हुए जीत करके वहाँ पहुँचते हैं. तो ये अल्टीमेटली लोगों के रियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. सो लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द लोकसभा आर directly elected by the people from the various state and people elect them to fulfill their demands from the nation. लोग उनको इलेक्ट इसलिए करते हैं कि वो लोगों की ज़रूरतों को, उनके रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके नेशन से. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस. मिनिस्टर्स की जो पूरी ग्रुप है, काउंसिल है, वो लोअर हाउस के लिए जवाबदार होती, लोअर हाउस को अपनी सारे कामों का, फंक्शंस का, पॉलिसीज़ का, एक्शंस का ब्यौरा देती है. इन द पार्लियामेंट दस इफ़ द गवर्नमेंट डज समथिंग विच इज़ नॉट इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई काम करती है जो लोगों की भलाई के लिए नहीं है, देन इट हैज़ टू गिव आंसर एंड रीज़न फॉर इट्स वर्क. तब उनको पार्लियामेंट में अपने किए हुए एक्शंस के ऊपर सफाई देनी पड़ती है, आंसर्स देने पड़ते हैं, कारण देने पड़ते हैं. सो द लोकसभा एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. तो लोकसभा जो होती है, जो एग्जीक्यूटिव है, मीन्स जितने भी पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो लोकसभा उसको कंट्रोल करती है, एक्सरसाइज करती है उसके ऊपर. दिस एश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव टेक केयर ऑफ द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम. और ये इस चीज़ को पक्का करती है कि लोगों ने जिन लोगों को सिलेक्ट किया, जिन लीडर्स को इलेक्ट करके जिता करके यहाँ पर भेजा है, वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को देखने का काम, ऑब्जर्व करने का काम लोकसभा करती है. सो इफ़ द एग्जीक्यूटिव डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, द लोकसभा ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल कैन वॉर्म इट एंड आस्क इट टू रिजॉल्व इट्स मिस्टेक. तो अगर ये लोकसभा के जो जीते हुए मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के, वो अगर ठीक से काम नहीं करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो ये हमारी जो लोकसभा है वो इन लोगों को, इन मिनिस्टर्स को डांटती है, फटकारती है और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करती है, सुधारने के लिए ऑर्डर देती है या एडवाइस करती है. हैंस इट इज़ राइटली सेड दैट द लोकसभा इज़ अ की पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशन. यही रीज़न है. दैन 13 नंबर, एन एमिकेबल रिलेशन, एक प्यार भरा रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. सरकारी जो काम करने वाले हैं, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स इज़ ए प्री रिक्विसाइट फॉर द स्मूथ गवर्नेंस ऑफ द नेशन. तो ये एग्जीक्यूटिव भी दो टाइप के हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव. दोनों में फ़र्क क्या है? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो जो इलेक्शन के द्वारा जीत करके मिनिस्टर्स बनते हैं, ठीक है, तो उनका टाइम पीरियड फिक्स होता है कि वो 5 ईयर के लिए जीते हैं और 5 ईयर तक वो पावर में रहेंगे. दूसरे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट ने ली होती है, उस एग्ज़ाम को पास करके ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बनते हैं और अपनी पोस्ट को, अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं. तो ये रियल में एक्चुअली डायरेक्टली पब्लिक के कॉन्टैक्ट में रहते हैं और पब्लिक के लिए काम करते हैं. इनको ऊपर से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो ऑर्डर देते हैं पॉलिसीज़ का कि आपको ये पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करनी है ग्राउंड लेवल पर, और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव उसे फॉलो करते हैं. तो अगर कई बार ऐसा होता है कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, लाइक IAS ऑफिसर, IPS, IRS, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह वगैरह, इनके बीच में थोड़ी कहा सुनी हो जाती है, या इस बात को वो अगर अगर अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और उनको दबाने की ट्राई कर रहे हैं, लॉ को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, तो कई बार उनके बीच में कन्फ्लिक्ट खड़े हो जाते हैं. लेकिन अगर इस देश को प्रॉपरली चलाना है तो उनके बीच में रिलेशन बहुत ही अच्छे होने चाहिए, ठीक है. और इसी का रीज़न यहाँ पर पूछा गया है. सो द मोस्ट ऑफ द आंसर मैंने दे ही दिया है, लेकिन फिर भी हम इसे रीड कर लेते हैं हमारे आंसर को. द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फ्रेम्स वेरियस पॉलिसीज़ इन द डिफरेंट
फील्ड्स वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। द पॉलिसीज़ ऑफ द स्टेट में बी क्वाइट यूज़फुल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड स्टेट। पॉलिसीज़ जो स्टेट ने बनाई हैं वो लोगों के लिए अच्छी हो सकती हैं, बट इफ़ दे आर नॉट अगर वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं तो फिर वो किसी काम की नहीं है। तो बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एडवाइज एंड गाइड्स द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द मैटर ऑफ द पॉलिसी फॉर्मेशन एंड अमेंडमेंट। सो क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव वाले जो होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले, ये लोग डायरेक्टली पब्लिक के कांटेक्ट में रहते हैं और इन्हें पब्लिक की हर प्रॉब्लम का पता होता है और क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा ये भी इन्हें आइडिया रहता है। इसलिए जब पॉलिसी बना रहे होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स या एग्जीक्यूटिव्स, तब उनको राय मशवरा देने का, एडवाइस देने का काम भी ये लोग करते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तो अक्सर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपने आप को सुप्रीम मीन्स ज़्यादा पावरफुल समझते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव से। तो कई बार अगर इन्हें सलाह दी जाती है तो ये उसे अपने ईगो पे ले लेते हैं और उन्हें ये तुम मुझसे छोटे होकर के तुम मुझे सिखाओगे, इस तरह वाला प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिससे कन्फ्लिक्ट खड़ा होता है। और इस सब चक्कर में जो पॉलिसी होती है वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होती है और उसमें नुकसान लोगों का होता है। और इस वजह से इन दोनों बॉडीज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स फिगर्स टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सो दैट दे कैन फ्रेम बेटर पॉलिसीज़। However, the political executive is not bound to follow its advice. The administrative system provide necessary backup. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होता है वो एक ज़रूरी बैकअप भी रखता है अप टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसीज़। इन पॉलिसीज़ को जब उनको इम्प्लीमेंट करना होता है तब वो साथ में अगर पॉलिसीज़ किसी रीज़न से फेल होती हैं या वर्क नहीं करती हैं तो उनके पास बैकअप में भी वो अपने प्लान्स रखते हैं। देयर एक्सपर्टीज़, उनकी जो खासियत है या उनकी जो स्किल्स है, उनकी होशियारी है, उनका नॉलेज है हाई लेवल का, और एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंसाइट है, ये इंसाइट नॉलेज एक्सपर्टीज़ सारे के सारे दिमाग से जुड़े हुए टर्म्स हैं कि अल्टीमेटली आपके अंदर विजडम कितनी है इस सिस्टम को चलाने की। उन सब की मदद से और उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस होता है और ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस चीज़ को करने से पब्लिक में क्या हो सकता है। तो इन सब की हेल्प लेते हैं हमारे कैरी आउट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवली। और इस वजह से मीन्स ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले, ये सारे के सारे हाईली क्वालिफाइड होते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज होती है, दिमाग बहुत तेज़ होता है, बहुत सारा नॉलेज होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होने की वजह से इनकी जो काबिलियत होती है वो बहुत बढ़ जाती है, वर्क करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बहुत कामकाज बहुत अच्छी तरह से चलता है। मीन्स रोड, डैम्स, ब्रिजेस एंड हेल्थ सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन और सारी चीज़ों की फंक्शनिंग अच्छी तरह से होती है, जिससे स्टेट अच्छी तरह से चलता है तो देश का भी विकास होता है। विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्गन द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एक्ट्स एज द ब्रेन बिहाइंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेयर एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एक्ट्स एज द लिम्स। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं इस हमारे सिस्टम के, स्टेट के फ़ायदे के लिए जो काम हो रहे हैं उसमें वो ब्रेन की तरह काम करते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ब्रेन है और हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो हैं वो लिम्स हैं, मीन्स हमारे हाथ पाँव हैं। हैंस इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 14 और ये हमारा लास्ट रीज़न है इस वीडियो का। सो एफिशिएंट एंड बोल्ड पब्लिक सर्वेंट्स आर द बैकबोन ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स एक काबिल और बहुत ही मजबूत और आउटस्पोकन, बोल्ड मतलब जो किसी से डरता नहीं है और अपनी मीन्स कानूनी तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर इंडिया के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग बोलने चालने में बहुत बोल्ड है, पीछे हटता नहीं है सही बात को बोलने में, और काबिल है, काम करके भी दिखाता है। सो एफिशिएंट एंड बोल्ड पब्लिक सर्वेंट मीन्स सरकारी ऑफिसर या सरकारी सेवक, ये हमारी गवर्नमेंट की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। मीन्स जो जिस तरह से हमारी पीछे बैकबोन होती है तो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है स्टैंडिंग कंडीशन में रखने के लिए और स्ट्रेट रखने के लिए, मजबूती देने के लिए, वैसे ही ये पब्लिक सर्वेंट जो इस तरह के एफिशिएंट एंड बोल्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले होते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट के बैकबोन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सीधा सा रीज़न है, ये ईमानदार होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे तो अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को सही राय, सही मशवरा देने में डरेंगे नहीं, सही प्रॉब्लम को बताने में डरेंगे नहीं, और अपनी पावर को अकॉर्डिंग टू लॉ एक्सरसाइज करने से भी डरेंगे नहीं। और जिससे होगा क्या कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको एक सही इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो उसके अकॉर्डिंग लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, जिससे लोगों का फ़ायदा होता है और देश का, स्टेट का विकास होता है, ग्रोथ होती है। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फ्रेम्स ऑफ वेरियस पॉलिसीज़
इन डिफरेंट फील्ड्स वेयर एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स इम्प्लीमेंट दैम। ये पॉलिसी बनाते हैं, वो दूसरे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। द पॉलिसीज ऑफ अ स्टेट मे बी क्वाइट यूजफुल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड स्टेट बट इफ़ दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। सेम रीज़न्स ऊपर वाले आ रहे हैं। अच्छा, तो सेम रीज़न ही है ऑलमोस्ट एक जैसे कि पॉलिसी अच्छी हो लेकिन फिर भी उनको इम्प्लीमेंट ठीक से ना करे तो वो किसी काम की नहीं है। बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पब्लिक, दैट सेम ही है आई थिंक। सो सारे रीज़न मीन्स क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं और पब्लिक के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो ये पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को और पॉलिसी बनाने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए और उनमें सुधार करने के लिए, और वो सही राय देते हैं। जो दिस पब्लिक सर्वेंट्स प्रोवाइड्स नेसेसरी बैकअप टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। सेम रीज़न है। द पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूड द एक्सपर्ट प्रोफेशनल, उनका जो नॉलेज वगैरह होता है हर चीज़ के बारे में एक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें फॉरेन रिलेशनशिप आ गई, डिफेंस आ गया, सिक्योरिटी फोर्सेस आ गई, इंटरनेशनल ट्रेड आ गया, कॉमर्स आ गई, न्यूक्लियर एनर्जी आ गई, प्रोडक्शन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फॉरेन एक्सचेंज और बाकी के और भी सारे जो फील्ड्स हैं, वो सारे फील्ड्स का एक्सपीरियंस, नॉलेज जो होता है इन ये एग्जीक्यूटिव्स के पास होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स के पास होता है, जिन्हें IAS, IPS, IRS, IFS बोला जाता है। तो ये अगर कमज़ोर होंगे या डरते होंगे और गवर्नमेंट को सही इन्फॉर्मेशन ना दे पाए, या गवर्नमेंट अपने ईगो में लीडर्स जो अक्सर लीडर्स जो होते हैं, पावर आती है तो ईगो में आ जाते हैं और आई एम द सुप्रीम वन, आई एम डूइंग इफ़ आई एम डूइंग एनीथिंग देन दैट थिंग और दैट एक्शन इज़ करेक्ट और राइट। तो इस तरह का एटीट्यूड जो होता है वो गवर्नमेंट के लिए सही नहीं होता है। गवर्नमेंट का मीनिंग, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हमें आपस में मिलजुल करके राय मशवरा करके ही कोई फैसला लेना होता है, डिस्कशन करके ही लेना होता है। लेकिन जब पावर में आते हैं तब लोग वो ऐसा नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। और इस चीज़ से बिना डरे अगर कोई अपना पब्लिक सर्वेंट जो होता है वो उन्हें एडवाइस करता है, तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि वो पब्लिक के बारे में सोच रहा है, स्टेट के बारे में, नेशन के बारे में सोच करके सही एडवाइस दे रहा है, रिस्क ले रहा है एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के सामने। सो दिस पब्लिक सर्वेंट इफ़ बोल्डली रिप्रेजेंट द नीड ऑफ द पीपल, अगर ये लोगों की ज़रूरतों को बोल्डली, बहुत ही मजबूती के साथ में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने गलत फैसला लिया है या गलत पॉलिसी बनाई है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ द पीपल, सो कैन नॉट वंडर फॉर द स्टेट, तो ये लोगों के बारे में अच्छी बात नहीं होगी। अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। सो दिस पब्लिक सर्वेंट इफ बोल्डली प्रेजेंट द नीड ऑफ द पीपल एंड रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट आर नॉट इन फेवर ऑफ पीपल कैन डू वंडर्स फॉर द स्टेट। तो ये अगर इस तरह के हमारे एग्जीक्यूटिव्स हों, एडमिनिस्ट्रेटिव या पब्लिक सर्वेंट, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अगर रिजेक्ट कर देते हैं कि ये सही नहीं है, अगर ऐसा होने लगे तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा हमारे राज्यों के लिए, स्टेट के लिए, नेशन के लिए, और सही काम ही, सही पॉलिसी ही बनेगी हमारे लीडर्स के द्वारा, क्योंकि नीचे एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो उसे रोक देंगे कि ये सही नहीं होगा, इससे बुरा इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी में। Owing to all these reasons, it is said that the efficient and bold public servant forms the backbone of the government। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 14 ख़त्म होता है, सारे रीज़न ख़त्म होते हैं और ये वीडियो पार्ट 2 रीजन्स का फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम ये डिफरेंस देखेंगे प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का।